K1 वेलोसिटी अगर √5 g/r से ज़्यादा होगी तो आपको बताना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या होगा और टेंशन का क्या होगा। वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होगी √5 g/r के। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या होगा और टेंशन का क्या होगा, बताइए। ये टेस्ट है। केस 3 √2g/r से ज़्यादा है वेलोसिटी और √5 g/r से कम। तो बताइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्या होगा और टेंशन का क्या होगा। सर्कल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √g/r। उस वक्त टेंशन कितनी होती है, 0। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से √5 g/r से भेजते हैं ऊपर, तो इतनी वेलोसिटी बचती है और नीचे टेंशन 0 होती। अब मैंने इससे ज्यादा से नीचे से फेंका है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इससे ज्यादा होगी नहीं होगी, वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी। बोलिए, जब मैंने ज्यादा वेलोसिटी दे के भेजा है तो यहाँ पर ज्यादा बचेगी ना, तो जब यहाँ पे ज्यादा बचेगी तो टेंशन क्या हो जाएगी, 0 ज्यादा हो जाएगी ना। 0 कहाँ रह जाएगी, टेंशन। वेलोसिटी जो है वो कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगी, उसके लिए टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन 0 नहीं होगी और यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। चलिए दूसरे वाले केस में आइए, ये भी वही केस है। वेलोसिटी √5 g/r एग्जैक्ट दे दी तो सर्कल तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टेंशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आइए, ये √2g/r मैंने वैल्यू दे दी है, ये क्यों ली है, यहाँ पे याद है जब मैंने √5 g/r से भेजा था तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बची थी, 3g/r। √2g/r वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई थी पोटेंशियल एनर्जी में, कम हो गई थी ना, ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए तो वेलोसिटी कम हो गई। √5g/r से क्या हो गई, √3g/r। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, √2g/r। तो मैंने √2g/r यानी यहाँ पे जो खर्च होती है वेलोसिटी वो √2g/r पार्ट खर्च हो जाता है। मैंने इससे ज्यादा वेलोसिटी दी लेकिन √5g/r से कम थी, यानी जो इसको यहां पर पहुंचाएगा उससे तो मैंने कम दे दी और जो इससे ऊपर ले जाएगा
उससे मैंने ज्यादा यहां तक ले जाने वाला √2gr, इससे ऊपर ले जाएगा अगर इससे ज्यादा होगी। तो यानी कहीं पर बॉल जो है वो क्या होगी, यहाँ कहीं पे जा करके इससे पहले पहले इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये बॉल बोलिए ऐसे ड्रॉप हो, और ये पाथ कौन सा पाथ होगा, पैराबोला। तो यहाँ पे टेंशन 0, सर्कल नॉट कंप्लीट या डज नॉट कंप्लीट, लिखिए डज नॉट कंप्लीट। और पाथ लिखना जरूरी है, पाथ क्या हो जाएगा, पाथ पैराबोला हो। जहां पर भी टेंशन 0 होगी वहीं से वो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह मिल जाएगा। चलिए लास्ट वाला आप इसी इसमें बता दीजिए, आइडिया लग गया होगा। तो अब की क्या लिया, वेरी गुड, √2gr से भी कम ले लिया। तो √2gr से कम लेने का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, तो बी से बी तक भी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उससे कम ले लिया ना। तो जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होता है, तो ऑसिलेशन करने लगेगा। वेरी गुड, यहाँ पे टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो मुस्तकिल, ठीक है। फर्स्ट टाइम टेंशन कहाँ 0 होती है, यहाँ पर जाकर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने लगेगा, वर्टिकल पार्ट डज नॉट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ऑसिलेट, तो जो मोशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जैसे पेंडुलम घूमता है ना ऐसे चलेगा, ठीक है, पेंडुलम की तरह ऐसे। ओके, यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को तो पूछ ले। चलिए हाँ, चलिए अब हम लोग आज शुरू करेंगे ये समझने की चीज है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की हमको जरूरत क्यों, ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए पहले फॉर्मूले से पहले एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरी एक रॉड है, इस रॉड को मैंने ये कील ठोक करके हिंज कर दिया है, एक कील ऐसे ठोक दिए, ठीक है। और क्या किया, इस रॉड को मैंने ऐसे घुमा दिया, तो जब घुमाएंगे तो कौन सी वेलोसिटी होगी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, v = r ओमेगा, याद है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, सब लिखवाया था मैंने, r × अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर मैं इस रॉड पे पॉइंट ले लूं, मान लीजिए ये मैंने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये 1, ये पॉइंट ले लिया 2, ये पॉइंट ले लिया 3, तो इसकी सबकी वेलोसिटी बताइए क्या होगी, इन सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी बताइए क्या होगी, v1 v2
V3, क्या ये तीनों बराबर होंगे? भाई ये R क्या होता है? ये R होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, या हिंज। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं R1, क्या R1, और यहां से लेकर के ये डिस्टेंस कितना है? R2। किसी को दिक्कत आ रही है? और ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक ये मैं मान लेता हूं R3, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगी? क्लियरली मुझे दिख रहा है कि V1 हो जाएगी R1 इंटू ओमेगा। घूम तो सारे एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रहे हैं, बताइए एंगुलर वेलोसिटी सबकी ऐसी होगी नहीं होगी? ये भी तो हो जाएगी चीज, चलिए सोचिए। और V2 क्या हो जाएगी? V2 हो जाएगी R2 इंटू ओमेगा, और V3 क्या हो जाएगी? R3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा सबका सेम है। पहले तो ये बताइए सेम होगा नहीं होगा? कैसे होगा? यस, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे वेलोसिटी होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये बताइए जब कोई चीज घूम रही है तो क्या सारे एंगल बराबर नहीं बन रहे हैं? मान लीजिए मैं यहाँ बना या यहाँ बना वही रॉड में यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और ये हिंज बना दी मैंने, इसको घुमा रहा हूँ ओमेगा से। ये पॉइंट ले लिया 1 2 3, घुमाइए इसको तो देखिए जब ये घूमेगी तो क्या होगा? ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बताइए, ये मेरी पहले वाली लाइन हो गई और ये एंगल बन गया थीटा। तो ये थीटा सबके लिए बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थीटा सबके लिए बराबर है और टाइम तो बराबर है ही। तो एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए बराबर हो गई नहीं हो गई? समझ में आया? तो कोई बॉडी अगर घूम रही है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स, आप खुद भी सोचिए, चलिए ऐसे सोचिए, जब ये बॉडी पूरा का पूरा घूम जाएगी और घूम करके पूरा ये सर्कल कंप्लीट करेगी तो हर पॉइंट ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे? यहां से चली, यहां से, और पूरा सर्कल कंप्लीट करके और यहाँ पे आ गई। तो बताइए कितना एंगल सबटेंड किया इसने सेंटर पे? 360 डिग्री। 360 डिग्री इस पॉइंट 1 के लिए है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए है, नहीं है? इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेम है और टाइम तो सेम है ही, तो एंगुलर वेलोसिटी भी हर पॉइंट के लिए सेम होगी। तो एक बात का डायग्राम बना करके अच्छे से पूरे सारे पॉइंट लिखिए। ऐसा लगा लोग चेहरे से जैसे कि बिल्कुल पहली मरतबा समझाने की बात है। ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होती है। और ये जो रॉड है, ये रॉड, इसको लिखिए, ये कैसी रॉड है? ये है रॉड
ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की भी कहानी है। रिजिड बॉडी बन गया डायग्राम। तो रॉड के ऊपर जो पॉइंट 1 2 3 दिया है आपने, इसके बारे में लिख दीजिए, दे ऑल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। दे ऑल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सेम एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज दे विल सबटेंड या जनरेट सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख लो थीटा, एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर। और ये फॉर्मूला लिख लेना, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एट द सेंटर, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन या एट द सेंटर। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके ऊपर। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी, इसकी भी ओमेगा होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ये बात भी क्लियर हो गई, नहीं हो गई? क्यों क्लियर हो गई? कैसे डिफरेंट होगी? क्योंकि सबका आर अलग अलग है, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो मैं इस रॉड का, अब ध्यान से सुनना, अब आ रही है सेंटर ऑफ मास की कहानी शुरू हो रही है। मुझसे कहा जाए कि इस रॉड का मोमेंटम लिख दो भाई साहब, तो आप कहोगे सर मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम। मैं कहूंगा जरा रुकिए, ये बताइए कि ये जो वेलोसिटी है ये तो हर पॉइंट की अलग अलग है, तो आपने कौन से पॉइंट की वेलोसिटी लिखी है? आपने कौन से पॉइंट की वेलोसिटी लिखी है? हर पॉइंट की वेलोसिटी रिजिड बॉडी पे या रॉड पे क्या होती है? वेलोसिटी अलग होती है, अभी प्रूफ किया मैंने। तो फिर ये फॉर्मूला कौन से पॉइंट पर लगा रहे हैं? हाँ, मैं तो पूरी बॉडी का पूछ रहा हूं, मोमेंटम। देन आप यहां पे कहोगे आंसर के लिए कि सर ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। यहां से हमको जरूरत पड़ी सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अभी तक ध्यान से, अभी तक हम लोग, क्योंकि रॉड और ट्रेन और बस और ट्रॉली और साइकिल और कार जो भी लेते थे, उसमें हम ये मानते थे कि पूरा का पूरा क्या है? पॉइंट मास है। क्या मानते थे? पॉइंट मास है। कार है लेकिन उसको हमने पॉइंट मास है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो पॉइंट मास मानते थे। हम ये कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है सब इसी पॉइंट पे हो रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरी बॉडी के डायमेंशन, ठीक है ना। अब हम पॉइंट मास नहीं मानेंगे, अब पूरी बॉडी लेंगे हम। तो जब पूरी बॉडी लेंगे
तो हम कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का जो भी हम पढ़ेंगे उसका कहाँ पे होता है ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, वही इस चैप्टर का, इस पार्ट का मकसद। क्लियर हो गई बात? चलिए अभी और भी लिखवाएंगे। अच्छा ये बताइए, अल्फा यहाँ पर सेम होगा अलग अलग होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्यों सेम होगा? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा। ओमेगा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और अल्फा को क्या लिख सकता हूं? अल्फा को डबल डिफरेंशिएट कर दो, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। या चलिए डेल मत लिखिए, पूरा डी लिख दिए, पूरा लिख दिए। तो थीटा जो है वो क्या है, चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? हर पॉइंट के लिए सेम चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा भी सबके लिए सेम होगा नहीं होगा? आई बात समझ में? हाँ, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो भी हर पॉइंट के लिए सेम होगी, हर पॉइंट के लिए सेम होगी। लिखिए इस बात को, जब अल्फा की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम होगी तो हर पॉइंट के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो लीनियर एक्सेलरेशन है, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें मालूम है ए का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। ठीक है, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा और A3 इज इक्वल टू R3 अल्फा। तीनों का लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग। क्लियर होगी बात? लिख लिया सब? लिहाजा जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, F इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था? ये ब्रॉड के लिए वैलिड नहीं था, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड था। और यहाँ पे पॉइंट मास है नहीं, यहाँ तो रॉड ले लिया मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला उस रॉड पे आप नहीं लगा सकते, लेकिन एक ऐसा पॉइंट इस रॉड के अंदर है जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसी पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, जहां पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी रॉड का मास उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। क्लियर हो गई कहानी? चलिए, बहुत अच्छे से मैंने कहानी सुनाई है, क्लियर हो जानी चाहिए। ये रॉड है, ठीक है ना? गुड। तो इसलिए हमको सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी। अब सेंटर ऑफ मास होता कहाँ है? देखिए ये सिमेट्रिकल बॉडी है, हैं? तो जब कोई सिमेट्रिकल बॉडी हो तो उसके अंदर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी लाइन
जो उस बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देखो इक्वल पार्ट में, जैसा पार्ट ऊपर वैसे पार्ट नीचे है। तो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ लूं तो फिर वो दोनों एक्सिस जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे लाई करेगा। क्या बता सकते हैं कोई और इसमें है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? हाँ, अगर मैं इसको यहां पर कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर की लेंथ भी बराबर, इधर की लेंथ भी बराबर। तो जहां पे कट कर रही है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। चलिए बना डालिए डायग्राम। ऐसे कोई सर्कल ले लूं मैं, बोलिए सर्कल ले लूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? या बॉल ले लूं, ये बॉल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसको तो कहीं से भी कट कर दिए, ये हो गया, ये हो गया, सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास, होगा नहीं होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा कोन का, बताइए। हाँ, ये हम सेंटर ऑफ मास नहीं बता सकते इसके अंदर, ये बता सकते हैं कि कौन से एक्सिस पे होगा। तो ये वाला जो एक्सिस है इस पर होगा कहीं पे। सारी बात समझ लो, ठीक है। इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन सबका बड़ी आसानी से निकल गया दोनों का, कुछ का नहीं निकल पाएगा तो उनका कैलकुलेट करेंगे। आदमी का, इंसान का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? नाक में, बीच में। ऐसे कट करने पे नहीं, ऐसे कट करोगे तब इक्वल पार्ट बनेंगे, ऐसे सीधे सीधे। तो नाक जो होती है वहां पे सेंटर ऑफ मास, वो भी नहीं होगा, हैं? वो भी नहीं होगा, ऐसे कट जाएगा नहीं, वो मान लिया है कि वो दोनों तरफ वेट बराबर हो जाएगा। बॉडी भी सिमेट्रिकल होती है इंसान की। हाँ, बॉडी भी सिमेट्रिकल होती है इंसान की, आंखें भी अलग। अब उतनी बायोलॉजी में मत जाओ, फिजिक्स तक रखो अपने आप को। हाँ, ठीक है ना, उतनी बायोलॉजी। क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है? यस, आप रुकू में जाइए, देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे, बॉडी बाहर आ जाएगा। झुकिए, यस, आउटसाइड बॉडी हो सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को गंभीरता से देखते हुए। तो मान लिए ये मेरी, सॉरी, ये मेरी वायर थी, या एक नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। हाँ, तो ये वायर है मेरी, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, बेंड कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो ये बताइए
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गया, तो कहीं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि यहाँ पे वेट मास ज्यादा है, नीचे मास कम है, तो बाहर आ गया नहीं आ गया? सेंटर ऑफ मास आउटसाइड दी बॉडी भी हो सकता है। बनाइए डायग्राम बता दो। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। चलिए, तो यही कुछ पॉइंट जो हमने बताए हैं दिखाएं, इसको लिख लीजिए। पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी is the point where whole mass, complete mass of the body can be assumed to be present। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहां पे हम पूरी बॉडी के मास को एज्यूम कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। It lies on the axis of symmetry। चौथा पॉइंट इसी में लिख सकते हैं, if there are two axes of symmetry, in a body, then their intersection point if there are two axes of symmetry in a body, then their intersection point will be the center of mass point। ठीक है, जो अभी पीछे एग्जांपल किया तो है हमने, ये रहा, ये इंटरसेक्शन दो एक्सिस सिमेट्री थे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे हो गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर हो। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसको बाद में। फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास and center of gravity lie at the same point for smaller objects। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी lie at the same point, but for higher objects, taller objects, मान लिया कोई बिल्डिंग है, वो 1 किलोमीटर ऊंची है, और एक बिल्डिंग जो है वो 50 किलोमीटर ऊंची है, ये 50 किलोमीटर की है ऊंचाई,
इसकी 1 किलोमीटर की है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये दोनों का दोनों सेम पॉइंट पर, ठीक है। और इस बिल्डिंग का सेंटर ऑफ मास वो सेंटर में होगा, ठीक है, जो भी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है, मान लीजिए बिल्डिंग यही मैंने, लेकिन तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास इसका, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी ये सेम पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए हाइट होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होता है, तो इसका एक रीजन सिंपल सा समझ लिए कि ऊपर जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट नीचे आ जाता है, ठीक है। हाँ। बाकी जो है वो और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इसको हम देख लेंगे जो और डिटेल, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, position of center of mass depends upon position of center of mass depends upon point of observation, point of observation, जहां से हम देख रहे हैं उसी जो है के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलेगी, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर दिया, इसलिए वो चेंज होगा। चलिए एक एग्जांपल करा देते हैं। सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये मेरी रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास तो ये सेंटर में ही रहेगा, ये तो हमें पता है। अब इसका मैं यहाँ पे खड़ा होकर के ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ 0 0 पे, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम ऐसे लिखेंगे जहां से देख रहे हैं, ये वाला, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो बॉडी के सेंटर में है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये जहां से मैं देख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? डायग्राम बनाइए। चले, अब मान लो मैं यहां से देखने लगूं, यहां खड़ा होकर देखने लगूं, तब क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा, अब की बार ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट से दूरी लेंगे, ठीक है ना।
तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अ डिफरेंट थिंग, सेंटर ऑफ मास इज अ डिफरेंट। ओके, तो मैं ये भी कह सकता हूं एक सादे के जुमले में कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं कहां से देख रहा हूं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक वर्ड जो आया था वो भी समझ लीजिए क्या होता है। कहाँ आया था, ये रहा। क्या है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का नाम पहले सुना है? बोलो, है क्या है? हाँ बोलो, सुबह कुछ याद है रिजिड बॉडी के बारे में? हाँ, तो हमारी बॉडी रिजिड बॉडी है। चलिए, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। रिजिड बॉडी, a body whose particles position does not change with respect to each other. With respect to each other. A body whose particles position does not change with respect to each other. ये मेरी रॉड ही का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। 1 2 3, इसको मैं घुमा रहा हूँ ओमेगा से, तो उसमें लीनियर वेलोसिटी है v1 v2 v3, लीनियर एक्सीलरेशन है a1 a2 a3, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ओमेगा ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा अल्फा अल्फा, है? बताइए, क्या इनके बीच की जो पार्टिकल्स है, मान लो एक पार्टिकल ये लिया, एक मैंने ये लिया, है तो बिलियंस ऑफ पार्टिकल, उनसे बना हुआ है बॉडी, क्या इनके बीच की आपस की कोई पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं चेंज। तो दिस इज ए रिजिड बॉडी, ठीक है। इनकी जो पोजीशन आपस में है, इनका जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है a1, ये डिस्टेंस है a2, इन पहले और तीसरे के बीच का डिस्टेंस है a3, क्या इनमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स ये कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। अब बताओ, हमारी बॉडी रिजिड है या नॉन रिजिड है? हमारी बॉडी में पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? वो डिपेंड करेगा कि जिसमें ले रहे हैं, टिश्यू से ले रहे हैं तो बोन्स में ले रहे हैं। बोन्स रिजिड है, टिश्यू नहीं है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी में तो सब इंक्लूड हो गया। ये हमारे हाथ में देखिए, अभी इतनी दूर है तो ये करीब आ गया, ये रिजिड नहीं है। हमारे इस पॉइंट के बीच की हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल लिख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन में कि ह्यूमन बॉडी इज ए रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू, आया चलो बोन लो, ये वाली बोन ली और ये वाली ली, तो चेंज
पोजीशन पॉइंट चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग मैकेनिज्म पे हाँ अलग हाँ होते हैं। ठीक है। हाँ इसलिए ज्यादा बायोलॉजी नहीं लगानी है, फिजिक्स लगा देंगे। क्लियर, वेरी गुड, बहुत कुछ सीखा आज हमने। चलो एक और चीज, सेंटर ऑफ मास का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यही बॉडी ले ली मैंने, मान लो, और इसको मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ए से मूव कराया इस तरीके से। तो अब बताइए, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सबका एक्सेलरेशन ए होगा, होगा नहीं होगा? लीनियर वहां पे नहीं था, तो यहाँ पर है। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए किसी भी पॉइंट के लिए लगा लीजिए, वैलिड है। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, ये वाला वैलिड है, और यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, ये तो वैलिड उसके लिए है, तो इसके लिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखना, घूरना बंद करो वरना ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, लिखना शुरू करो। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो ये तो ऐसे चलेगा ही चलेगा। चलिए एक जादू और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने पेन ये चलिए देखिए ध्यान से, ये मेरा पेन है, ठीक है। ये मान लो दो मास है, ये m1 है, ये m2 है। इसको मैंने वेलोसिटी v से फेंका, और कैसे फेंका? घुमा करके फेंका, ऊपर भी जा रही है और घूम भी रही है। इधर बैठ जाओ, ठीक है। कैसे पेन को फेंक करके दिखाओ, कैसे फेंकते? ऐसे, इधर देखो, एक तो इसको फेंको तो ऐसे जा, कैच करना सीधा, या तुम कोई भी करो। देखो दोनों मोशन हो रहे, घूम भी रही है और पैराबोलिक पाथ भी कर रही है। पाथ कैसा था इसका? पैराबोला था। इस बार दिमाग तुम, हाँ देखो सब लोग देखो इधर, चलो शॉर्ट रह गया, लाओ तुम फेंको। ऐसा घुमाना, घुमा के फेंकना था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये घूम भी रही है और पैराबोलिक पाथ भी कर रही है, ठीक है। ये घूम भी रही है और पैराबोलिक पाथ भी कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसके मोशन को स्टडी करना है, इसके मोशन को स्टडी करना है। तो जब मैं इसको फेंकूंगा, एक बात तो मुझे क्लियर हो गई, क्या वो क्लियर ये हो गई कि मेरी जो बॉडी है वो पैराबोलिक पाथ में ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके भी जाएगी, ठीक है। ये ओमेगा
घुमा भी रहा हूं ना, तो इसलिए ओमेगा भी चाहिए होगा, और ऐसे जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए होगी। अब कुछ टाइम t के बाद मेरी ये जो बॉडी है ये यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, यहाँ यहाँ पहुंच गई। ये मास m2 है, ये m1 है, ये m2, और ऑब्जर्वर मेरा यहाँ खड़ा हुआ है कहीं पे, खड़ा होकर के ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। डायग्राम जो है इसी में आप लोगों का बन गया है। आज का डायग्राम बनता रहना चाहिए, उल्टा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जो है नहीं कि उसके लिए आपको अलग से टाइम चाहिए। ऑब्जर्वर मेरा नीचे खड़ा होकर देख रहा है, नीचे खड़ा होकर के देख रहा है, तो उससे कहा जाए कि तुम टाइम t के बाद m1 की और m2 की पोजीशन बताओ, m1 की और m2 की पोजीशन बताओ। तो भाई साहब उसके तोते उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? तोते। क्या? क्योंकि ये लीनियर भी जा रहा है और घूम भी रहा है, लीनियर भी जा रहा है और घूम भी जा रहा है, घूम भी रहा है, तो कैलकुलेशन करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, या एटलीस्ट एग्जाम का टाइम तो खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका ऐसा है, अगर मैं वो तरीका अख्तियार कर लूं तो मेरा आंसर बिल्कुल चुटकियों में हो जाए, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि मैं इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लूं, और सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास मैंने ढूंढ लिया। अभी फॉर्मूला आएगा जिससे हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूले को मैंने ढूंढ लिया। तो अब देखिए मुझे कितना आसान हो गया। आप मुझसे m1 पूछ लो, m2 पूछ लो, कहां पर t टाइम के बाद पहुंचा, कितना ऊपर चला, कितना घूमा, सब बता दूंगा 1 मिनट के अंदर। ऐसे नीचे से पूछते तो बहुत मुश्किल, वेरी वेरी टफ, समझिए। लेकिन एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऐसा है, अगर मैं किसी तरीके से अपने ऑब्जर्वर को, अपनी मक्खी को या तोते को यहां पर बैठा दूं, ठीक है, या मच्छर को, छोटा है तो मच्छर बैठा देते हैं, मच्छर को यहाँ पे बैठा दिया मैंने और कहा तुझे ऑब्जर्व करके लानी है सारी रीडिंग। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, वेरी वेरी सिंपल। पहले तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमको पता है, इसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं? और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? एच मैक्स कहते हैं? और हमको पता है वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ लेना भाई, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों पे ये है कि माशाअल्लाह है आप लोग। हाँ, तो ये वाला कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? v साइन थीटा, और ये v कॉस थीटा। मैंने यहां बैठा दिया अपने मच्छर को, ठीक है, मच्छर, कलर चेंज कर दे वरना दिखेगा नहीं। चल भाई मच्छर, ये बैठ गया मच्छर, यहां बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए जब आप इसकी पोजीशन पूछोगे तो ये कहेगा सर नो प्रॉब्लम, ये पोजीशन y डायरेक्शन में इतना चला है और x डायरेक्शन में इतना चला है। निकाल लिया? नहीं निकाल लिया? कैसे निकालेगा? x डायरेक्शन का बताओ कैसे निकालेगा?
x इज इक्वल टू वेलोसिटी है x डायरेक्शन में v cos थीटा और टाइम लगा है t, आ गया x है? और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हाँ जी वही लग जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। अबे g लग रहा है यहाँ, एक्सेलरेशन है, तो v sin थीटा कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, खाली डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला लगेगा। यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना x डायरेक्शन में, इसलिए वो लग गया। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है वर्टिकल में g, तो इसलिए ये वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है v sin थीटा इंटू t, ये हो गया प्लस हाफ a कितना हो गया माइनस g, ठीक है, और t कितना हो गया t स्क्वायर। यहां से s की वैल्यू आएगी, दोनों से डिस्प्लेसमेंट आ गया। तीसरी बात अभी तो रह गई कि मास m1 m2 कहाँ है, ये भी तो पूछा है हमसे। मास m1 m2, अभी तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चीटे को मैंने बैठाया है, उसकी पोजीशन आई है। मास m1 m2 की कहाँ पोजीशन आई है, तो वो कहेगा भाई साहब ये लीजिए, आपने बड़ी चिंता करी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और t टाइम में घूमा है, तो कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी, और वो होगा थीटा। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये, इसकी यही तो लाइन है यहाँ पे, और टी टाइम के बाद क्या होगा, इस लाइन से घूम गया, इतना घुमा दो इसको, ये लाइन थी हॉरिजॉन्टल इसकी ये, और ये कितना घूम गया, ये थीटा घूम गया, ये रहा, और ये थीटा किसके बराबर है, ओमेगा इंटू टी। कुछ भी नया नहीं बताया है मैंने, अभी मेरा जो है वो कहोगे मैंने कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें बता दी। नया कुछ भी नहीं है, रिवाइज करवाया जो कुछ भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। तो मैंने मास m1 की m2 की दोनों की पोजीशन बता दी है। m2 ओमेगा टी नीचे चला गया है, m1 ओमेगा टी ऊपर चला गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है। और जो है इनका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x डायरेक्शन में v cos थीटा इंटू टी, और y डायरेक्शन में ये, ठीक है। यहाँ पे क्यों ये इक्वेशन लगी, इसलिए कि y में एक्सेलरेशन भी है। क्लियर हो गई बात। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे चीटे को ना बैठाता तो ये कैलकुलेशन हो पाती नहीं, हो पाती, ठीक है। मच्छर उड़ गए होते हैं, मच्छर बिठाया है, तो इसलिए हमको सेंटर ऑफ मास की इतनी सख्त जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास को हमें सीखना। आप लोगों की जान छूट जाएगी इस साल के बाद, लेकिन अभी जब तक जान है तब तक जान है, तब तक तो पढ़ना ही है ना, तो बेसिक तो आना ही चाहिए, तो बेसिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर है बात, चलिए वेरी गुड। तो ये पूरा डायग्राम बनाइए और सेंटर ऑफ मास, खाली आज मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा बस, उसके बाद न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास के कल करेंगे। आज खाली मैंने आपको पूरा 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो चुका है, इसमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास की फील बताई है कि कितनी इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हाँ, तो आइए इसका फॉर्मूला ड्राइंग करते हैं, बस ये फटाफट 2 मिनट में कर डालते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जैसे फिजिक्स में सारे फॉर्मूले सिंपल होते हैं। 3 मास ले लेते हैं, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा परेशानी रहेगी, इसलिए 3 ही लेंगे। ये 3 मास हो गए, एक का मास है m1, एक का m2, एक का m3,
इसका पोजीशन ये एक्सिस है x, ये है y। अच्छा ऐसा करते हैं z भी ले लेते हैं, z कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं। ये हो गया z, ये हो गया z, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर बोलिए क्या होगा, m1 का पोजीशन वेक्टर, अगर मैं ओरिजिन से शुरू कर रहा हूं तो ये r1 हो गया, ठीक है। लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, बोलो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 ठीक है, ठीक है ना। जो भी भाई जब आप इस पॉइंट को वो करोगे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x1 y1 और z1, तीनों कोऑर्डिनेट लिए ना, तो इसलिए तीनों की वैल्यू लिख दी है मैंने। पहला मास है इसलिए x1 y1 z1 कर दिया। इसलिए दूसरे का क्या हो जाएगा, बोलो, दूसरे का r2, m2 है तो r2 कह देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। हमेशा तो भी मैं ही तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को कहना नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसका पोजीशन वेक्टर r3, ये हो जाएगा x3 y3 एंड z3। ठीक है, चलिए। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इन तीनों के वजह से एक सिस्टम बनना है ना, तीन मास है, तीनों की वजह से एक सिस्टम बनना है, तो इनका कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। वो कैसे निकालें भाई, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके अंदर होगा, मान लीजिए बॉल है, इसका भी अंदर होगा, इसका भी, लेकिन जब मैं इन तीनों सिस्टम का कंबाइंड करूंगा तो कहीं इन तीनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगी है, तो वो कैसे आएगा, तो उसको निकालने का तरीका है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3। कितना आसान है, हो गई कहानी खत्म सेंटर ऑफ मास। तो यहां से चलेंगे और r की वैल्यू जो आएगी उतना बड़ा एरो खींच करके और सेंटर ऑफ मास बना देंगे। लेकिन बन गया सबका, ये फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन एक चीज और भाई, ये तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने बनाया है, इसका भी तो x और y और z चाहिए होगा, तभी तो वो पॉइंट आप डिफाइन कर पाओगे हैं। तो x y z कैसे आएगा, कुछ नहीं, इसका r1 का x कंपोनेंट ले लो, r2 का x ले लो, r3 का x ले लो, उससे आ जाएगा x वाला कंपोनेंट। y1 r1 का y1 ले लो, r2 का y2 ले, सॉरी r1 का हाँ y1 और r2 का y2 और r3 का y3 ले लो, उससे y आ जाएगा। लिख दूं, चलो लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, rx सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, m1x i कैप प्लस m2x, ये x1 x2 i कैप प्लस m3x3 i कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आई कैप मैं लिखवा दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन है इतना मुश्किल नहीं है ना, बताऊंगा। अब y वाला अपने आप लिखो जल्दी से, r y सेंटर ऑफ मास लिखिए,
और आर जेड सेंटर ऑफ मास। यहां से आपको y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट x तो मिल गया, y और z मिल जाएगा। वो वाला पॉइंट इस ग्राफ में ढूंढ करके लगा दीजिए। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ये आर होगा, आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये पॉइंट क्या आया, एक्स वाई जेड। कहां से आया, इन तीनों फॉर्मूले से आया। लिख दिया सबने, या मैं लिख दूं m1 y1 j कैप, m2 y2 j कैप, m3 y3 k कैप, सॉरी j कैप, और m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा m1 z1 k कैप प्लस m2 z2 k कैप प्लस m3 z3 k कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बस ठीक है, क्लियर है, पक्का, लॉक कर दिया जाए। चलो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और बता दो, फिर लॉक कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या करें इसके लिए, बोलिए। कुछ नहीं करिए सर, पोजीशन वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन भी क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से क्या है, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dr बाई dt, और ये वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की। ये आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, m1 v1 कैप प्लस m2 v2 कैप प्लस m3 v3 कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर मैं एक्सेलरेशन कह दूं सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए, तो सर कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे dt, तो क्या हो जाएगा m1 a1, ठीक है, प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये सेंटर ऑफ मास की कुल कायनात है, पूरे फॉर्मूले। बस जो सेंटर ऑफ मास बताया वो फ्री कर लीजिए, और लेक्चर एक बार सुनिएगा जरूर घर जाकर के, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाई है। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। ये मेरे पास दो मास हैं, फिर से एक है मास m1, एक है मास m2, इनके बीच का डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर r। इनका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताइए जल्दी से, क्या होगा, बाय m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा, ये r2 मान लेता हूं, इसको मैंने r2 मान लिया, तो ये r2 क्या हो गया, ये है r2। ठीक है, यहां से देखूंगा तो ये है सेंटर ऑफ मास, इतनी दूरी पे m2 मास से r2 दूरी पे।
और यहां से खड़ा होकर देखूंगा तो ये है सेंटर ऑफ मास। कितनी दूरी पे? m1 मास से r1 की दूरी। क्लियर है? जरा इन दोनों को डिवाइड करके दिखाओ तो क्या आंसर आता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनको डिवाइड करिए। 1 को 2 से डिवाइड करिए प्लीज, शाबाश। हो जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, m2r डिवाइडेड बाय m1 m2 नीचे है, m1 m2 नीचे है, ये दोनों कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, m1r। और r से r कट गया, अरे वाह, तो सब कटे जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए जरा तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हर साल नहीं तो हर दूसरे साल इसी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आना है। वीकेंड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार, वो दिखाते हैं। ठीक है, हो खत्म करना चाह रहा हूँ लेक्चर, लेकिन खत्म हो नहीं पा रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये याद है आप लोगों को, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको क्या लिखते हैं, कांस्टेंट हो जाता है ना ये, P इंटू V। गैस वाली इक्वेशन में 9th क्लास 11th क्लास सब जगह पढ़ा है कांस्टेंट। जब भी ऐसा हो तो हम क्या कह देते हैं उसको कि ये क्या है, कांस्टेंट। वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घट जाती है, तो आपस में मल्टीप्लाई करने पे उनका नंबर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यही सेम चीज तो यहाँ पर है, तो इसको मैं नहीं लिख सकता m इंटू r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। m इंटू r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये मास बढ़ेगा तो ये r छोटा होता जाएगा, ये वाला मास बढ़ेगा तो ये वाला r छोटा होता जाएगा। सिंपल। ये छोटा होगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये छोटा होगा तो ये बढ़ता जाएगा। कोई भाई नई बात तो नहीं बता रहा मैं, ठीक है। और इस m इंटू r का, ये मिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। क्या है, मोमेंट ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए इसी पे जो क्वेश्चन आया था एम्स में, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो ऐसे ही बना देता हूँ, सॉरी। ये एक बैट है, ठीक है, और यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है। इस वाले का मास m1 है, इसका मास m2 है। तो हमसे पूछा है m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज लेस देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, और कांट प्रेडिक्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3
4। How are you in the world? कुछ आइडिया? फिर से चलिए, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो ये बताइए, ये जो मेरा R है ये R1 है, एक्सेस में डिवाइड कर दें। और ये वाला R जो है ये R2 है। कौन छोटा है? R1। तो अगर R1 छोटा है तो M1 को बड़ा होना पड़ेगा ना, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट वैल्यू आए। यहाँ पे R2 बड़ा है तो M2 को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? M1 इज ग्रेटर देन M2। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट you have to feel the concept.